नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आज मिल रहे हैं सीटेट 2021 यानी 27 सितंबर 2021 के पेपर के साथ। देखते हैं दोस्तों आज के किस पेपर में जो किस प्रकार के प्रश्न आए वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों पहले कि मैं बता दूं कि जितने भी अपने पेपर हो रहे हैं सीटेट के उनमें सारे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली भी मैंने एग्ज़ाम के जो पेपर थे उनके आधार पर आपको बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप वो पेपरों पर ध्यान दो जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप मेरे ही चैनल पर नहीं, आप किसी भी चैनल पर देख सकते हो। अगर आप पुराने क्वेश्चन ज़्यादा हल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारा 27 दिसंबर यानी आज को जो पेपर हुआ है, ठीक है, सीटेट का, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल के बारे में बताएंगे। जितने प्रश्न मेरे को बच्चों से प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। इसमें देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप अच्छे से दिख पाए। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए एक प्रश्न देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आज का ये जो प्रश्न आया वो आपके सामने पहले रख रहा हूँ, उसके हम बात आगे भी करेंगे। तो उसमें ऑप्शन में 8 था, तो आपको 8 राइट आंसर करना है, क्योंकि कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो 8 राज्य भी देखते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन कौन सा बन जाए, क्या पता आगे से ये क्वेश्चन बन जाए कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो गुजरती है 8 राज्य उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, ठीक है, सातवां छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। यानी ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे गुजर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न, मानक रेखा यानी जो 82.8 वो 82.5 है वो मानक रेखा कही जाती है। उसमें कितने राज्य होकर गुजरते हैं, यानी कितने राज्यों से होकर ये मानक रेखा गुजरती है। यानी 82.5 जो मानक रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो उसका आंसर है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी ये भारत के 5 राज्य हैं जिनसे होकर मानक रेखा यानी 82.5 रेखा गुजरती है। उसके बाद आगे देखते हैं सीडीपी से जो क्वेश्चन आया वो उस पर हम बात करते हैं। सीडीपी से जो क्वेश्चन आया, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। देखिए समीपस्थ विकास सिद्धांत जो कि जेडपीडी पर आधारित है, जो कि मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में भी मैंने अपने चैनल पर करा रखी है। वो क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपके सीटेट के 3 से 4 क्वेश्चन उसमें इजीली आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की से संबंधित ऐसा कोई सीटेट नहीं हुआ जिसमें पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता हो। आपके जीन पियाजे हो गया विशेष देख के जाए, आपका वाइगोत्स्की हो गया विशेष देखे जाए, ठीक है, और आपका जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया और नोम चॉम्स्की हो गया, इत्यादि जो भी विशेष हैं, कोलबर्ग हो गया, ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर का विशेष ध्यान रखिए। हार्वर्ड गार्डनर अब तक के सीटेट के एग्जाम में 3 से 4 बार उनका बहुबुद्धि सिद्धांत ही 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो विशेष ध्यान रखें इन क्वेश्चनों पर जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वाइगोत्स्की आप विशेष देखिए, जीन पियाजे आप विकास विकास और वृद्धि वगैरह इनमें डिफरेंस देख के जाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की कि 1 मीटर का 3/4 भाग क्या होगा। ठीक है, 1 यानी 1 मीटर का 3/4 भाग क्या होगा। तो उसके लिए आपको देखिए ये करना पड़ेगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है। अब 100 सेंटीमीटर का 3/4 भाग आपको करना है, तो 100 मीटर का 3 यानी 75 सेंटीमीटर, जो कि आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद देखिए इसमें ये कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात की, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी है वो 99 है। अब 99 और 100 यानी इनमें से जो है, ठीक है, 1099 में जो डिफरेंस है वो पूछा गया था कि डिफरेंस कितना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि बिल्कुल इजी लेवल में थे, शायद मेरे हिसाब से वो आपके लेवल के थे ही नहीं, उस लेवल पे थे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मॉडरेट थे, ज़्यादा हार्ड पेपर हम इसे नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि एक लड़की 1 मिनट में कितना चलती है। अगर वो 1 मिनट में चलती है 60 मीटर, यानी 6 मीटर चलती है, सॉरी 6 मीटर चलती है 1 मिनट में, तो 72 मीटर कितने मिनटों में चलेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो उत्तर मेरे को कमेंट करते रहे आप भी। उसके बाद अगले प्रश्न देखें। देखिए ये हिंदी का प्रश्न है, ठीक है, हिंदी का प्रश्न भी बहुत इजी लेवल में आया है। ठीक है, तो हिंदी का जो दुर्व्यवहार, इसमें संधि पूछी गई कि दुर्व्यवहार जिसमें संधि कौन सी है। तो आपको पता है जो दुर्व्यवहार में उसमें दुह उपसर्ग है, उसमें
दुर उपसर्ग है, दुर का र का विसर्ग हो जाता है और व्यवहार का व्यवहार रहता है। ठीक है, तो दुर्व्यवहार में दु है होने के कारण विसर्ग संधि हो जाती है, तो यह ध्यान रखना विसर्ग संधि होगी। उसके बाद देखिए इसमें लोकसभा में समास पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया था, लोकसभा में समास। तो समास पूछा गया है। समास मेरे हिसाब से हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें समास पूछा जा रहा है, तो उसमें तत्पुरुष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तत्पुरुष समास पर विशेष, तो इसमें भी यही है, लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में लोक के लिए सभा क्या है, लोक के लिए सभा, यानी लोक के लिए सभा के लिए आता है वो संप्रदान तत्पुरुष होता है, तो यहाँ पे आप संप्रदान कर लीजिएगा। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, किसमें होगा, लोकसभा में, यानी लोक के लिए सभा। ठीक है, आगे चलते हैं उसके बाद। ठीक है, जो आगे का प्रश्न है उस पर नज़र मारते हैं। ठीक है, जो आगे का प्रश्न है वो देख लीजिएगा कि 97 बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 97 में इकाई का क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या है उसे, यानी 97 है। ठीक है, मैं कहता हूँ इससे जी आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं था सीटेट का कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई इसमें 7 आपको दिख रहा है, 9 है जो दाई का अंक है। ठीक है, अगर इसमें और भी कोई संख्या अगर होती है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि वगैरह आप चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता हो। तो नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से कि 97 में इकाई का अंक क्या है, तो वो 7 है। ठीक है, उत्तर आपका 7 हो जाए। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है उस पर ध्यान देखिए, दधान में प्रत्यय पूछा है। यह भी हिंदी का क्वेश्चन है। दधान में क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है। तो दधान में, ठीक है, जो दधान शब्द है उसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें सीधा आपको दिख रहा है आन प्रत्यय है, कि आन प्रत्यय से संबंधित है। और ये जो मॉन्ट्रियल, जो ये एक स्थान की नाम है जो कि कनाडा में स्थित है, ये एक स्थान है जो कि कनाडा में स्थित है। यहाँ पे क्या है कि ओजोन परत में जब समस्याएं आने लग गई, जब हानिकारक ऐसी होने लग गई, तब ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक मीटिंग की गई थी। ठीक है, एक मीटिंग बिठाई गई थी जो मॉन्ट्रियल में हुई थी और वो कनाडा में स्थित है, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली में कौन सा पक्षी है जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कृपा करें कि दिल्ली में ऐसा कौन सा पक्षी जो विशेषता दी है, एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके बाद आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन है जो बच्चों से मेरे को प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ आज के पेपर में जो जो प्रश्न हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी संख्या का 3/4 भाग 45 है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैथ का क्वेश्चन है तो विशेष ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल ईजी लेवल पे। ठीक है, तो 3/4 45 है, तो वो संख्या कौन सी है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, संख्या ज्ञात करनी, तो आपको वही फॉर्मूला अपनाना है, x इंटू 3/4 करना है, तो बराबर 45 है। ठीक है, 45 में अगर x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो 45 में 3/4 को इधर लाने के बाद 4/3 कर देंगे, 3 से 45 15, 15 चौके 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। उसके बाद देखिए मधुमक्खियों में जो लार्वा है, ठीक है, वो उसे क्या बोला जाता है। तो लार्वा को मैगेट बोला जाता है। क्या बोलता है, मैगेट बोला जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उल्लास। उल्लास हमारे पास है, हिंदी का प्रश्न है। उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उत उपसर्ग है। आगे देखते हैं, जलीय पक्षी कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, जिसमें 3 तो शायद क्षेत्रीय थे जो क्षेत्र में निवास कर, स्थल में निवास करते थे, और एक हंस था जो जलीय। आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके पक्षियों का विभाजन भी आपको देख के जाना है, जिसमें पक्षियों का विभाजन कौन से स्थलीय पक्षी है, कौन से जलीय पक्षी है, कौन से वायुव्य यानी हवा में गमन करने वाले पक्षी हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले प्रश्न पे जिम कार्बेट। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ है कि जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और जिम कार्बेट का नया नाम रख के रामगंगा भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रामगंगा जो जिम कार्बेट है वहाँ से रामगंगा नदी भी निकलने के कारण इसको रामगंगा नया नाम दिया गया है। जो नया नाम है इसका रामगंगा नया नाम पड़ा है। आगे बात करते हैं कि और भी कौन से आपको नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखिए ये नामदफा है। ठीक है, इसको आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आगे आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये भी ध्यान रखें। नंदा देवी है, ये भी उत्तराखंड में है। केवला देव आपको राजस्थान में है। फूलों की गाठी भी उत्तराखंड में है और राजा जी भी उत्तराखंड में है।
और एक क्वेश्चन आज पूछा गया था जो दांचीग्राम, ठीक है, जो दांचीग्राम नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद दुधवा है, ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। वैसे ही वाल्मीकि है, ये एक है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, ध्यान रखना। और महावीर है, ये गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो विशेष ध्यान रखें। ये तीनों तो अब एक है सभी जगह, तो ये विशेष ध्यान रखें इनको। और इनके अलावा खास करके नामदफा हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है, केवला देव हो गया, फूलों की घाटी विशेष ध्यान रखिए, फूलों की घाटी एवं दांचीग्राम, ये जो आज पूछा है तो रिपीट हो सकता है, तो विशेष ध्यान रखें। और बेतला, जो बेतला है वो झारखंड में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। और नेकरेक है, जो नोकरेक है, जो नोकरेक है वो मेघालय में स्थित है। और उसके साथ जो देखिए पहले जो नेशनल पार्क थे वो पहले 103 थे, लेकिन अभी वर्तमान में थे वो 105 हो गए। उसमें दो जो नवीन नेशनल पार्क बने हैं वो असम के अंतर्गत, पहले भी काजीरंगा वगैरह इत्यादि पहले भी नेशनल पार्क है, लेकिन दो नवीन असम के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं, वो है रायसीना और देहिंग पट्टकी। कौन सा है? देहिंग पट्टकी है, और एक रायसीना। ये दो जो नेशनल पार्क है अभी नए बने हैं। अब वर्तमान में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क है 105। उसके बाद अगले प्रश्न में कि देखिए इसमें पूछा गया है कि केरल के जो निकटवर्ती राज्य है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य पूछा गया, आज का क्वेश्चन है ये। इसमें केरल के निकटवर्ती जो राज्य पूछा गया, जैसे केरल के निकटवर्ती है तमिलनाडु, जो एकदम टच में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से मनुष्य में दिखने की कमी हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देता, तो वो विटामिन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए से रोग होता है वो है रतौंधी। और रतौंधी जो रोग होता है उसमें दिखने संबंधी समस्या होती है मनुष्य को, ठीक है। तो दिखने संबंधी समस्या जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो ध्यान रखें, जिसमें मनुष्य को अच्छे से दिखाई नहीं देता उसकी विटामिन, और पहले भी ये पूछा गया है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसोड़े फूलना या दांतों में कुछ कीड़े वगैरह। उसके बाद विटामिन डी की से सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या फिर नपुंसकता, ये स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए के में रक्त का थक्कन नहीं जमता, यानी जब हमारे किसी कारण वजह चोट लग जाती है तो खून का जो थक्का जम जाता है, यानी थोड़ी देर दबाने से खून रुक जाता है, वैसा नहीं होता है, तो उसमें समझ लेना कि विटामिन के की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड की मुख्य फसल है, ये दूसरी या तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट के अंतर्गत, तो ध्यान रखना ये धान है जो कि झारखंड की मुख्य फसल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से ये दो बार तो पहले आ चुका है, ये तीसरी बार आया है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी देखे मैंने, 23 तारीख का हुआ था, 22 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि विकार, ठीक है, सीडीपी के अंदर विकार आप विशेष देखिए जाए, क्योंकि विकार से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको विशेषतः सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो विकार मैं अब भी कह रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए फिर विकार है, हो सकता है इस बार डिस्कैल्कुलिया आ गया, अगली बार डिस्ग्राफिया आ जाए, अगली बार क्या पता और आ जाए, तो विशेष ध्यान रखें, विकार आप जरूर देख के जाएं। तो इसमें पूछा है कि जो बच्चा है, एक बच्चा है जो गुणा भाग या जोड़ना नहीं जानता है, तो उसमें कौन सा विकार है, तो वो डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर में होता है जोड़ना गुणा भाग करना, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। इसमें बात करते हैं पीछे जाकर समस्या का समाधान, यानी अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करना है, रिवाइजेशन, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे कहा जाता है पश्चिमगामी समाधान, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे संबंधित आज भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो कौन से क्वेश्चन थे, लेकिन एक तो डायरेक्ट पूछा गया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका था, तो वो हावर्ड गार्डनर का था। और एक था इनका अंतर्व्यक्ति से संबंधित था, कि अंतर्व्यक्ति से संबंधित कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से अंतर समन्वय क्या होता है, समायोजन क्या होता है, तो इस प्रकार से संबंधित अंतर्व्यक्ति से अंतराव्यक्तिक तो नहीं, लेकिन अंतर्व्यक्ति से संबंधित ये प्रश्न देखने को मिला था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, विकास कैसा होता है, तो विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, तो ये विशेष ध्यान रखें, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है विकास होता है, ठीक है। और वृद्धि होती है वो गुणात्मक ना होकर केवल मात्रात्मक होती है। एक आता है, एक क्वेश्चन आया था जो एनपीई से आया था, ठीक है,
जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार कि किस पर बल दिया गया है, तो दिव्यांग छात्रों पर, तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था, आज की आधुनिक शिक्षा पर। ठीक है, एक एनसीएफ से भी क्वेश्चन आया था, तो वो भी अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एनसीएफ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। भारत में हिंदी कौन सी भाषा है, यानी भारत में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि भारत में हिंदी जो कौन सी भाषा है, क्या राष्ट्रभाषा है या फिर राज्यभाषा है, इस प्रकार एक क्वेश्चन आया था। और अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में विभक्ति से पूछा गया था कि जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें दे दिया गया था, इसमें विभक्ति पूछी गई थी, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और एक संधि से पूछा गया था, और व्याकरण संबंधित ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, ना ही ज़्यादा इजी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि सर पेपर ज़्यादा इजी नहीं था, तो मतलब ज़्यादा हार्ड भी बच्चे ने नहीं बताया, तो मतलब ये मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा वो नहीं था। तो आप टेंशन मत लो, रोज़ हमारे चैनल से एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और रोज़ जो क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में हो रहे हैं उनसे संबंधित हम आपके सामने बात करेंगे, और उनसे संबंधित आपके सामने बात करते हुए इन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ताकि आगे आपके जो भी एग्ज़ाम हैं वो आप उस एग्ज़ाम में आपके लिए सपोर्टेबल रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो रात को इनका और भी डिटेल से डिस्कशन करने के लिए एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।